गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है दोनों क्लासों के लिए, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके पार्ट नंबर 5 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 तक हमने कर लिया और हम कर रहे थे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। रेट डिटरमाइन जो स्टेप होते हैं उसमें दो रिएक्टेंट भाग लेते हैं। वो दोनों रिएक्टेंट सेम प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो हमने इसके लिए dx अपॉन में dt बराबर K2a माइनस x2 ये इक्वेशन विस्थापित की, और दूसरा dx अपॉन में dt बराबर K2a माइनस x और b माइनस x ये इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में विस्थापित की थी। क्योंकि एक बार क्या होता है 2a प्रोडक्ट समान प्रकार के प्रोडक्ट पार्टिसिपेट करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन काम में ली जाती है। एक बार ऐसे होता है a प्लस b दो विकारक भाग लेकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस टाइम ये इक्वेशन काम में ली जाती है। ये दोनों क्या हैं, अवकलित समीकरण है। तो पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन से समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे, फिर नीचे वाली इक्वेशन से। तो एक बार हम इस इक्वेशन को काम में लेते हैं। इस इक्वेशन को काम में लेकर अपने ऐसे कर सकते हैं dx, इसको यहाँ रख दें a माइनस एक्स की स्क्वायर बराबर K2 dt। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इस फर्स्ट नंबर इक्वेशन से हमने सेकेंड इक्वेशन बना ली और इस सेकेंड इक्वेशन का अब हम क्या करेंगे, समाकलन। तो इक्वेशन 2 का समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन में a माइनस एक्स आ जाएगा बराबर K2p प्लस में c। समाकलन करने के पश्चात ये इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि dx अपॉन में a माइनस एक्स स्क्वायर का जब समाकलन करते हैं तो 1 अपॉन में a माइनस एक्स आता है। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए अपने कहें कि जब हमारे पास t बराबर 0 हो तो x भी क्या होता है 0, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है उस टाइम प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, तो जो अंतिम सांद्रता होती है उसका मान भी 0 ही होता है। तो इस मान को इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखने पर इस मान को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो 1 अपॉन में a माइनस 0 हो जाएगा K2 इंटू में 0 हो जाएगा प्लस में c, तो 1 अपॉन में a बराबर c। c का मान क्या आ गया, 1 अपॉन में a आ गया। इस मान को वापस हम इक्वेशन 3 में रख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 में c का मान रखने पर
यहाँ मान रखेंगे तो 1 में a माइनस एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, k2t प्लस में 1 में a, ये आ गया। अब 1 में a माइनस एक्स, इसको इधर लेकर आएंगे, 1 में a बराबर k2t। इसके लिए जो इक्वेशन निकालेंगे k2 1 में t और इधर आ जाएगा इसका लघुत्तम लेंगे तो a माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा a। तो इक्वेशन जो द्वितीय कोटि की इक्वेशन है वो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी हमें कि k2 बराबर 1 में t a माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा x आएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास अवकलित वेग समीकरण थी जिसको चेंज करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इक्वेशन 2 का हमने क्या किया, समाकलन करने के पश्चात t बराबर जब 0 होता है तो x बराबर भी 0 होगा। इस मान को इक्वेशन 3 में रखेंगे तो 1 में a माइनस 0 बराबर k2 इंटू में 0 प्लस c, 1 c का मान आ गया। इसको वापिस इक्वेशन में रखा, इधर लेके a माइनस और a माइनस एक्स लघुत्तम आ गया। इधर क्या आ जाएगा, जो x और a माइनस एक्स ये बन जाएगा। तो द्वितीय कोटि की जो विक्रिया होगी वो आ जाएगी k2 बराबर 1 में t x a माइनस एक्स। ये जो बनेगी वो इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो मैं इसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 4 द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण है। समाकलित वेग समीकरण है। ये तब लागू होती है जब हमारे पास दोनों ही प्रकार के रिएक्टेंट समान प्रकार के हों। अब देखिए ये समान प्रकार के लिए लागू थी। अब हम दूसरी अवकलित समीकरण जो दो रिएक्टेंट्स दोनों असमान प्रकार के हों तब हम लागू करेंगे। तो इस को किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए। अब दूसरा जो असमान क्रियाकारक थे, असमान क्रियाकारक के लिए असमान क्रियाकारक के लिए अवकलित वेग समीकरण, ये निकाली थी हमने dx अपॉन में dt बराबर k2 a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। मान लो इसको 2 नंबर इक्वेशन माना था, यहाँ 5 नंबर मानते हैं क्योंकि 4 नंबर तक हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गई थी। 5 नंबर इक्वेशन आ गई। इस समीकरण को क्या करेंगे, अब समीकरण 5 को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले a अपॉन में a माइनस b ये अलग निकालेंगे क्योंकि इसका तो समाकलन होगा ही नहीं। माइनस dx अपॉन में a माइनस एक्स यह आ जाएगा। a माइनस एक्स के लिए dx अपॉन में b माइनस एक्स यह आ जाएगा।
और बराबर में क्या आ जाएगा K2, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ गई। ये इक्वेशन 6 हो गई। इक्वेशन 6 का समाकलन करने पर इक्वेशन 6 का समाकलन करने पर, क्योंकि इसका तो समाकलन होगा ही नहीं, a माइनस ए ये अलग ही आया है। यहाँ पर देखिए dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन करते हैं तो ln a माइनस एक्स माइनस dx अपॉन b माइनस एक्स का करेंगे तो ln b माइनस एक्स ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस का था तो ये प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो गया। और K2t प्लस में c, ये इक्वेशन आ गई समाकलित फॉर्म में, जिसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देंगे। और c यहाँ पर क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है। अब देखिए वही नियम लागू होता है, जब t बराबर 0 हो तो x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस मान को इक्वेशन 7 में रखने पर, इक्वेशन 7 में इस मान को रखेंगे तो a अपॉन में a माइनस b ऐसे के ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर ln a माइनस 0 माइनस ln b माइनस 0 बराबर kt इंटू में 0 प्लस c। यहाँ पर a माइनस b और ln a अपॉन में b ये रख देंगे और बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये c का मान आ गया। अब t बराबर 0 और x बराबर 0 रखा है तो इस मान को इक्वेशन 7 में रख दिया हमने। अब जो c का मान है उसको वापस इक्वेशन 7 में रखना पड़ेगा। तो c के मान को समीकरण 7 में रखने पर तो यहाँ पर a माइनस b ये आ जाएगा। ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स बराबर K2t प्लस में c की जगह a माइनस b और ln a अपॉन में b ये रख देंगे, यानी कि c का मान रख दिया हमने। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपने हल कर सकते हैं इस प्रकार। ये माइनस के हैं तो उसको हल करेंगे तो a माइनस b और ये ln a माइनस एक्स और b माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं। K2t प्लस में a माइनस b और ln a अपॉन में b ये रख देंगे। अब देखिए इस मान को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर a माइनस b ln a माइनस एक्स और b माइनस एक्स ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में a माइनस b ln a अपॉन में b बराबर K2t। यहाँ पर a माइनस
K2 कर देंगे, K2 1/t और 1/a माइनस b कॉमन आ जाएगा और ln a माइनस एक्स और b माइनस एक्स तो है ही, और ये पलट करके उधर चले जाएंगे तो ये b मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, a अपॉन में b हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सही तरीके से अगर लिखें तो 1/t a माइनस b ln b a माइनस एक्स और a b माइनस एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। ये इक्वेशन आ जाएगी द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण। इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दिया और समीकरण 8 द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण। द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण है। ये इक्वेशन तब लागू होती है जब हमारे पास दो अभिकारक अलग अलग प्रकार के हों। सबसे पहले दो अभिकारक अलग अलग प्रकार के, तो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स लिया। यहाँ पर इसको यहाँ नीचे लेकर आए, गाँव से भिन्न में तोड़ दिया, इनका समाकलन होगा नहीं, इनको बाहर कर लिया K2 dt। 6 का समाकलन किया तो a अपॉन में a माइनस b ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स K2t प्लस c एक समाकलन स्थिरांक 1 अपॉन में a माइनस b ln a माइनस 0 ln b माइनस 0 K2 इंटू में 0 प्लस c और 1 अपॉन में a माइनस b ln a अपॉन b बराबर c का मान आ गया। c के मान को समीकरण 7 में रखेंगे, तो रख दिया हमने। फिर इसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, माइनस का निशान है तो बट्टा में लिख देंगे K2t और a माइनस b और 1 अपॉन में a माइनस b कॉमन आ जाएगा और K2t ये इक्वेशन आ जाएगी। K2 बराबर 1 अपॉन में t a माइनस b ln b a माइनस एक्स और a b माइनस एक्स। इस प्रकार इक्वेशन 8 जो है वो द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण है। ये थी द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण। अब हम बात करेंगे इनके लक्षणों की लक्षण क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। अभिक्रिया के लक्षण, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। पहली बात तो इसकी इकाई जो होती है वो होती है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये द्वितीय कोटि की इकाई या मात्रक कह सकते हैं अपने। फिर समान अभिकारकों के लिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। समान अभिकारकों के लिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो K2 बराबर 1 अपॉन में t x a और a माइनस एक्स, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी जिसके अंदर 1 अपॉन में a माइनस एक्स और को t के विपरीत आलेखित करने पर
करने पर एक जो सीधी रेखा जो होती है वो प्राप्त होती है, हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये तब होता है जब हमारे पास दोनों ही विकारक क्या हो, समान प्रकार के हो, तो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ग्राफ देखिए, यहाँ पर a माइनस एक्स और इधर t, इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है, जिसका स्लोप तो क्या होता है, k2 होता है, क्योंकि इसको इधर लेकर जाएंगे तो इधर k2 आ जाएगा। और जो अंतःखंड होता है यहाँ से लेकर के, अंतःखंड जो होता है वो 1 में a रखा जाता है, अंतःखंड जो है वो 1 में a रखा जाता है। अब देखिए दूसरा हमारे पास में असमान, तीसरा कारक, तीसरा लक्षण असमान अभिकारकों के लिए असमान अभिकारकों के लिए द्वितीय कोटि की विक्रिया। तो K2 बराबर 1 में a माइनस बी लेन b a माइनस एक्स a और b माइनस एक्स, ये जो थी वो किसके लिए थी, द्वितीय कोटि के असमान अभिकारकों के लिए इक्वेशन थी। इसको लॉग में चेंज किया जाए तब क्या हो जाएगी, K2 बराबर 2.303 a माइनस बी और t log b a माइनस एक्स a और b माइनस एक्स। इस तरीके से ये हमारी एक द्वितीय कोटि की विक्रिया थी, जिसके अंदर हमने 1 में a माइनस बी लें और b में a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को t के विपरीत आलेखित करेंगे। इस पूरे को t के विपरीत क्या करेंगे, आलेखित करेंगे, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। विपरीत आलेखित करने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। देखो बनाते हैं अपने, ये इस प्रकार, यहाँ पर हम लेंगे 1 में a माइनस बी लेन b a माइनस एक्स अपॉन में a b माइनस एक्स और t के विपरीत आलेखित करेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा K2। स्लोप क्या हो जाएगा, K2। तो इस तरीके से ये असमान अभिकारकों के लिए द्वितीय कोटि की विक्रियाओं का ग्राफ और ये समान अभिकारक के लिए द्वितीय कोटि की विक्रियाओं का ग्राफ। इसके साथ यहाँ पर एक प्रकार जो द्वितीय कोटि का जो हमारा ग्राफ था वो बन चुका और इस इक्वेशन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब द्वितीय कोटि की अर्धायु बच गई है, उसकी बात करेंगे हम। तो द्वितीय कोटि की विक्रिया की अर्धायु, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अर्धायु। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है वो उसकी क्या होती है, अर्धायु होती है।
तो यहाँ पर हम द्वितीय कोटि की अर्धायु की बात करते हैं। तो सबसे पहले K2 बराबर 1/T और x और a माइनस x, ये कौन सी इक्वेशन थी? जब हमने समान प्रकार के विकारक काम में लिए थे तब हमने इस इक्वेशन को काम में लिया था। तो t बराबर तो क्या रखेंगे, t हाफ रख देंगे और x बराबर रखेंगे a/2, ठीक है। तो यहाँ पर t हाफ रख देंगे तो 1/K2 हो जाएगा। यहाँ पे a/2 a और a माइनस a/2, एक में से आधा जाएगा तब 1/K2 और a/2 और यहाँ पे a और a/2 बच जाएगा, a/2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1/K2a। तो अपने कह सकते हैं कि t हाफ जो होता है वो समानुपाती होता है a के। क्या होता है? समानुपाती होता है a के। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभिक्रिया है हमारे पास में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु होती है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करती है। ए एक प्रारंभिक सांद्रता से शो किया जाता है। तो यहाँ पर लास्ट जो अर्धायु की अभिक्रिया आती है उसमें लास्ट में हमारे पास जो ए प्रारंभिक सांद्रता से शो किया जाता है ये हमेशा ही आता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड करता है। ये थी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। उसके बाद में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल, अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। अम्लीय जल अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो CH3 CO C2H5 और H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्षारीय जल अपघटन करवाएंगे। तो CH3COH और C2H5OH, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और एक क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। क्षारीय जल अपघटन करवाया एस्टर का, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करेगी, इसलिए ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। इसके अलावा 2HI ले लें हम और उसको तोड़ें तो H2 + I2 में टूट जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करते हैं, दोनों समान प्रकार के हैं। तो इस तरीके से भी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। इसके अलावा 2O3 3O2 में चेंज होता है, तो यहाँ भी दो अभिकारक भाग लेते हैं, तो ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। इसके अलावा N2O, इसको तोड़ेंगे तो ये N2 + O2 में टूट जाएगा। तो यहाँ भी दो भाग ले रहे हैं, 2NO2 2N2O, तो ये भी एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये द्वितीय कोटि